गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। यकीन है आप सब तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहें और खुशी खुशी में पढ़ते रहें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं केमिकल किनेटिक्स के लेक्चर नंबर 4 पे। इस लेक्चर नंबर 4 में भी मैं आपको PYQs, असर्शन रीजंस और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, लेकिन उनके बेसिस पे हम कुछ नए कंसेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि जो बेटा अपने पास रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन है वो हाफ हो जाएगा। कब हाफ होगा? व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड। पूछा क्या हुआ है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब भी बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आए, बेटा स्मार्टनेस से पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अंदर से पहले हार्ड वर्क को क्रिएट कीजिए। हार्ड वर्क का मीनिंग क्या है? स्टेप टू स्टेप, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो देखिए, मैं मानकर चलता हूं कि A इज द रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K, नाउ A द पावर अल्फा। तो यहां पे हमने बच्चों अल्फा ही तो फाइंड आउट करना है। दैट इज द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मैंने बोला था बेटा प्रीवियस लेक्चर में कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन मींस द पावर और एक्सपोनेंट। किसकी पावर और एक्सपोनेंट? कंसंट्रेशन की पावर। और रेट लो हमें क्या कहता है कि जो आपके पास रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं, बैलेंसिंग इक्वेशन होती है, वहां से हमें ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि ये बेटा एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है। तो एक्सपेरिमेंटल में ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कभी भी आप बैलेंसिंग इक्वेशन में से नहीं लेकर आ सकते। ठीक, तो देखिए रेट को हम कंसीडर करेंगे R, A को स्मॉल a, हमेशा ऐसे चल रहा है। अब दोबारा से चेक कीजिए, रेट क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। मींस R2 को मैं क्या ले सकता हूं? R/2। कब? जब वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल। अब सोचिए बच्चों, अब यहां पे वॉल्यूम तो गिवन है नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, एंड मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वहां पे वॉल्यूम डबल हो रहा है तो बेटा कंसंट्रेशन हाफ होगी, विच मींस यहां पे बच्चों हम A2 को, दैट इज न्यू कंसंट्रेशन को क्या लेंगे? हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान रहा हूं तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? R2 इज इक्वल टू K A2 द पावर अल्फा। नाउ R2 इज R/2 इज इक्वल टू K A2 A/2 द पावर अल्फा। अब देखिए, सो R/2 इज इक्वल टू K A/2 द अल्फा। अब आप इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ डिवाइड करवाइए। सो डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सो R/2 नीचे R इज इक्वल टू K A/2 द पावर अल्फा अपॉन K A द पावर अल्फा। तो चेक कीजिए बच्चों, R से R कैंसिल हो रहा है, K से K कैंसिल हो रहा है, A द पावर अल्फा A द पावर अल्फा कैंसिल। नाउ फाइनली व्हाट वी हैव। तो अब इसमें चेक कीजिए हमारे पास यहां पे क्या मिल रहा है? 1/2 इज इक्वल टू 1/2 द पावर अल्फा। तो दोनों तरफ अपने पास बेस क्या आ रहा है? सेम। सो अल्फा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहां पे एक छोटा सा ट्रिगर पॉइंट था जो आपको कंफ्यूज कर सकता था। वो क्या था? दैट इज द वॉल्यूम। अगर यहां पे वॉल्यूम की जगह कंसंट्रेशन दी होती फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं थी बेटा। डायरेक्टली हम कौन सा एक्सप्रेशन लगा रहे हैं? रेट लॉ का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इसीलिए हर एक चीज में, हर एक कंसेप्ट के अंदर घुसना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इट्स द नीड ऑफ आवर। तो इसलिए पहला क्वेश्चन आई थिंक सो सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, नेगेटिव ऑर्डर के बारे में इस स्क्रीन पे, इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जीरो भी होता है,
होल नंबर भी होता है, फ्रैक्शनल भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो पहले मैं यहां पे अब आपको कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा कि नेगेटिव ऑर्डर क्यों होता है, कैसे होता है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। अगर बच्चों हम O3 की डीकंपोजिशन करवाएं, डीकंपोजिशन, तो हमें मालूम है कि यहां पे हमें फाइनली ओजोन से क्या मिल सकती है, O2 गैस। अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूं तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां से 3 पे मल्टीप्लाई, विच मींस कि अगर हम 2 मोल्स ऑफ O3 के डीकंपोज करवाएंगे, नाउ वी विल ऑब्टेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर। उस क्लोज कंटेनर में O3 को रूम टेम्परेचर पे डीकंपोज करवा रहे हैं, मींस रूम टेम्परेचर पे O3 वैसे भी अनस्टेबल होती है, तो वो बेटा किस में जाएगी, O2 में, नेसेंट ऑक्सीजन साथ में आएगी। अब यहां पे कौन सी स्टेज आ रही है कुछ टाइम के बाद, दैट वन इज इक्विलिब्रियम स्टेज। तो अगर इक्विलिब्रियम स्टेज आ रही है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा। सो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट हैंड साइड की कंसंट्रेशन। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। क्यों इक्विलिब्रियम क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फॉरवर्ड है वो बैकवर्ड में जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। मींस O3 कंप्लीट डीकंपोज नहीं हो रही है, ये एक अपने पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में कौन सी स्टेज आ सकती है, इक्विलिब्रियम स्टेज। आगे चलते हैं। अब जो यहां पे नेसेंट ऑक्सीजन है बच्चों, वो नेसेंट ऑक्सीजन फर्दर O3 के साथ भी वहां पे कंबाइन हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि जो क्लोज कंटेनर है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही कंबाइन होगी नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, जो रिमेनिंग O3 है उसके साथ भी वो कंबाइन हो सकती है और फाइनली आपको वो क्या दे सकती है, O2। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये प्रोसेस अपने पास क्या होता है, फास्ट। लेकिन यहां पे जो O3 है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो उसके कंपैरेटिवली ये प्रोसेस क्या होता है बेटा, स्लो। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द गोल्डन पॉइंट। जब भी आपके पास किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा स्टेप्स नजर आते हैं तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप ऑलवेज बी RDS, दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, विच मीन्स इस प्रोसेस में रेट इस पे डिपेंड करेगा। तो यहां पे अपने पास रेट फाइनली किसके बराबर आएगा, के O3 की कंसंट्रेशन साथ में O की कंसंट्रेशन। तो यहां पे चेक कीजिए, फाइनली अपने पास O की कंसंट्रेशन यहां पे क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, वो यहां से आएगी। सो कैपिटल के O3 की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू O2 नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। अब नेसेंट ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन फाइनली किसके बराबर आएगी बच्चों, के इंटू ओजोन की कंसंट्रेशन अपॉन O2 की कंसंट्रेशन। अब आप इसको रेट में पुट कीजिए। सो फाइनली रेट इज इक्वल टू के O3 इंटू कैपिटल के O3 अपॉन O2, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। सो K डैश O3 द पावर 2 आएगा। O2 की कंसंट्रेशन अगर ऊपर लेकर जाएं तो उसकी पावर -1। तो चेक कीजिए बच्चों, जो हमारे पास O3 की डीकंपोजिशन के बाद रेट आया है उसमें O3 की कंसंट्रेशन की पावर में क्या है, 2, लेकिन O2 की पावर में क्या है, -1, विच मीन्स विद रिस्पेक्ट टू O3 इट्स सेकेंड ऑर्डर, ठीक, दैट इज द पॉजिटिव ऑर्डर, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू O2 इट्स नेगेटिव ऑर्डर। सो पॉइंट टू बी नोटेड कि अपने पास ऐसा नहीं कि हमेशा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन पॉजिटिव आए, जीरो आए, फ्रैक्शनल आए,
नेगेटिव भी आ सकता है। और नेगेटिव का मीनिंग क्या है बच्चों, कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे उस सब्सटेंस की, वैसे वैसे उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट क्या होगा, डिक्रीज। मींस यहां पे हम बोल सकते हैं बच्चों कि इस केस में रेट O3 की कंसंट्रेशन के तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन O2 की कंसंट्रेशन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो पॉइंट टू बी नोटेड, रेट ऑफ फ्रैक्शन की हम स्टडी बार बार इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कर रहे हैं और कंसंट्रेशन को मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो यहां पे इस एग्जांपल में हमने ये जाना है कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट वन देखिए, अब यहां पे थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं और ये सीबीएसई में दो बार आया हुआ है एज इट इज क्वेश्चन, 2009 और 2012। तो देखिए क्या कह रहा है बच्चों, रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंट। मींस जो हम यहां पे बच्चों रेक्टेंट कंसीडर कर रहे हैं उसके विद रिस्पेक्ट टू जो अल्फा की वैल्यू है वो ऑलरेडी यहां पे गिवन है, दैट वन इज 2। हाउ इज द रेट ऑफ फ्रैक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने जब किया था तो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें वॉल्यूम गिवन था, तो वॉल्यूम से हम किस में ट्रांसफर हुए थे, कंसंट्रेशन में। यहां पे कंसंट्रेशन को उन्होंने डायरेक्टली दिया हुआ है। पहले पार्ट में इन्होंने बोला कि जब कंसंट्रेशन क्या होगी, डबल। इट्स वेरी सिंपल बच्चों। सो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2। तो रेट को स्मॉल आर, के ए को लिखेंगे स्मॉल ए द पावर 2। तो जब अपने पास ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डबल, तो फाइनली R2 क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू के ए द पावर 2, विच मीन्स R2 इज इक्वल टू 4 इंटू आर, दैट वन इज 4 टाइम्स। क्लियर? सेकेंड पार्ट में इन्होंने इसके ऑपोजिट बोला, यहां पे डबल किया, यहां पे रिड्यूस टू हाफ किया। तो जो अपने पास 4 टाइम्स हो रहा था अब वो क्या होगा, 1.4 टाइम्स। नहीं यकीन आ रहा है तो आइए एविडेंस क्रिएट करते हैं। अब इसमें एविडेंस कैसे क्रिएट होगा, तो यहां पे अगेन हम R2 ले रहे हैं, R2 डैश ले लीजिए इज इक्वल टू के। यहां पे हम 2a की जगह क्या लेंगे, a/2 की पावर 2। अल्फा की वैल्यू तो 2 ही रहेगी क्योंकि थ्रू आउट द रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है अपने पास। सो R2 डैश इज इक्वल टू के a की पावर 2 डिवाइड बाय 4। सो फाइनली के a की पावर 2 क्या अपने पास, r। सो 1/4 इंटू r, दैट इज 1/4 टाइम्स। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, अगर हमने कंसेप्ट को ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट वन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या बात है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, नाजुक कच्ची कली। देखिए द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर, बी के विद रिस्पेक्ट टू जीरो ऑर्डर। तो फिल ऑफ द ब्लैंक्स। ऐसे क्वेश्चन में हमने अप्रोच स्मार्टनेस की लगानी है। कैसे, आप सोचिए कि यहां पे इन्होंने सेम रिएक्शन में 4 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो क्या यहां पे के की वैल्यू चेंज होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी? नेवर, क्योंकि रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तब तक रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में पहले आप के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया करो, और जैसे जैसे आप फर्दर वैल्यूज को पुट करोगे तो के की हेल्प से आप बाकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए रेट एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो अल्फा यहां पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए इट्स फर्स्ट ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इट्स जीरो ऑर्डर। सो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 0। अब बी की आपको कोई भी वैल्यू लेने की बार बार जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि b की आप कोई भी वैल्यू लोगे तो उसके बेस की पावर में आपको क्या नजर आ रहा है, 0. समथिंग रेज टू पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1. सो रेट इज इक्वल टू k a की पावर 1. अब चेक कीजिए, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की a की वैल्यू पुट करूं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट की वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा. तो देखिए बच्चों, पुट करते हैं. सो रेट अपने पास 2 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू के ए की कंसंट्रेशन 0.1 मीन्स 10⁻⁻1. तो यहां से कैंसिल हो रहा है. सो फाइनली के इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻1. तो ये आ गया अपने पास पहले तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू. अब यहां से हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए करते हैं फाइंड आउट. हाँ जी, तो यहां पे अपने पास रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1. इसके कोरस्पॉन्डिंग रेट की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻². यहां पे पुट करेंगे. के की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया 2 इंटू 10⁻⁻1, ए की पावर 1. तो चेक कीजिए बच्चों क्या हो रहा है, यहां पे 10⁻⁻1 यहां पे कैंसिल हो रहा है, यहां पे 2 आ रहा है. तो फाइनली ए की कंसंट्रेशन आ रही है 2 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.2. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं बेटा. लास्ट 3 to 4 ईयर से बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेबल के बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं. 2024 में भी टेबल पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो रेट की करनी है. अगेन सेम कंसेप्ट, रेट इज इक्वल टू के ए द पावर 1. अब रेट फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू सेम रहेगी थ्रू आउट द रिएक्शन 2 इंटू 10⁻⁻1. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू 0.4. तो फाइनली 8 इंटू 10⁻⁻² मीन्स 0.08. यूनिट्स रिमेन सेम, मोल पर लीटर. यहां पे यूनिट्स इसने टाइम किस में लिए, मिनट में. लास्ट वन, हाँ जी, अगेन ए की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है. सो रेट इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला के ए की पावर 1. बी को हम नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे बेटा, बी की वैल्यू लेने के बाद भी हमारे पास बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1. तो हाँ जी, रेट हमने क्या लिया हुआ है यहां पे 2 इंटू 10⁻⁻², के की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻1, ए की कंसंट्रेशन. तो चेक कीजिए यहां पे बच्चों 10⁻⁻1 कैंसिल हो रहा है, 10⁻1 लेफ्ट बिहाइंड, 2 से 2 गया. सो फाइनली ए की कंसंट्रेशन इज 10⁻⁻1 दैट इज 0.1 मोल पर लीटर. क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा. ठीक, यू आर हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, किसी से कम नहीं है आप, यू आर द बेस्ट. सो 0.2, 0.1 एंड 0.08. नेक्स्ट वन, वाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आ गया बेटा. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन. अब ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन की थ्योरी कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ही आप 4 ऑप्शंस में से वो ऑप्शन को ढूंढ पाएंगे जो गलत है, गुस्ताखी कर रहा होगा, जिसमें ये गलत बोल रहा होगा, उसी लाइन को पकड़ना है. ध्यान से सुनना. द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, बिल्कुल फ्रैक्शनल हो सकता है. 1/2 + 1 5/2 मीन्स 2.5 भी आ सकता है. ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 हो सकता है, दूसरे की कंसंट्रेशन की पावर 0.5 हो सकता है. तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये. तो ठीक, हमने ढूंढना है नॉट करेक्ट. ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड क्वालिटी, बिल्कुल सही है. क्यों, क्योंकि जो बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो एज इट इज हम ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन के केस में कंसीडर नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्यों, क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं. अगर हम हैबर प्रोसेस में बात करें जिसमें 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देखिए एक एग्जांपल की हेल्प से अगर मैं हैबर प्रोसेस लूं तो हैबर प्रोसेस में N2 + H2 से बच्चों क्या बनता है, NH3. इसको अगर बैलेंस करें 2, इसको 3, तो यहां पे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, 3 मोल्स ऑफ
हाइड्रोजन गैस से 2 मोल्स ऑफ क्या बन रहा है, अमोनिया गैस। अब ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ पे हम 3 मोल्स ही लेंगे, क्या मालूम यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो। अगर वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो जितने हाइड्रोजन के मोल्स वहाँ पे होंगे एज ए लिमिटिंग फॉर्म में, हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रोजन के मोल यूज करने पड़ेंगे और हाइड्रोजन पूरा यूज हो जाएगा, नाइट्रोजन लेफ्ट बिहाइंड। तो ऐसे केसेस में ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फिर हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। थर्ड वन, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स गिवन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वही बात होगी ना जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जब भी वो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को गिवन देगा तो क्या वो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन हमेशा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का सम होगा? नो, कभी नहीं होगा। हो भी सकता है बट नॉट ऑलवेज ट्रू। हमें पहली कैसे पता चलेगा कि हमेशा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑलवेज रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया? हमेशा ऐसे तो हो नहीं सकता। रेशियो वही रहेगी लेकिन रेशियो के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे यहां पे हमेशा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और यहां पे हमेशा स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 यूज नहीं होंगे नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के, वो अमाउंट चेंज हो सकती है। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। एक बार हम डी ऑप्शन पे भी देख लेते हैं, है ना? बच्चा नाराज हो जाएगा कि मुझे तो देखा ही नहीं। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल सही। अगर मैं इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो रेट इज इक्वल टू के नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर अल्फा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की पावर बीटा। तो यहां पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी स्टेटमेंट अपने आप में सही है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ए, बी एंड डी। नोट करेक्ट में जाएगी सी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी टेक्स्ट और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों डिफरेंट है और आज के टाइम में जो बोर्ड लेवल में स्ट्रेटेजी है, पैटर्न है, लेवल है, वो किसके साथ मैच कर रहा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट एज वेल एज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, ठीक, हम करवाएंगे। देखिए बच्चों, नोट करेक्ट अबाउट कैटलिस्ट। थोड़ा सा रिवाइज करो, 1 मिनट फटाफट रिवाइज करो। कैटलिस्ट क्या होता है? जो इटसेल्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे लेकिन रिएक्शन को कंट्रोल करे, रिएक्शन को कैटालाइज करे। कैटालाइज कैसे करेगा? जब वो उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। बट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होने से इनिशियल और फाइनल स्टेज चेंज नहीं होगी। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की चेंज नहीं हो रही है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, दैट रिमेन कांस्टेंट। मींस ना तो उसमें से एनर्जी और रिलीज होगी ना ही उसमें एनर्जी कुछ और एब्जॉर्ब होगी, दैट इज रिमेन कांस्टेंट। अगर डेल्टा एच सेम रहेगी तो वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा एच एंड डेल्टा जी बोथ आर स्टेट फंक्शंस और स्टेट फंक्शन मींस व्हिच नेवर डिपेंड्स अपॉन पाथ, ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। ये हमने कैटलिस्ट के बारे में जाना है। अब ऑप्शंस में इट कैटालाइज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू सेम एक्सटेंट। जब भी हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस मींस ए से बी, बी से ए, तो ऐसे केसेस में अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो उस इक्विलिब्रियम को हम और जल्दी अटेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैटलिस्ट। लेकिन उसमें जितनी स्पीड ए से बी की तरफ होगी उतनी स्पीड बी से ए की तरफ। मींस चाहे आप कैटलिस्ट यूज करें चाहे ना, लेकिन वहां पे आफ्टर इक्विलिब्रियम व्हेन अटेन्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड ऑलवेज इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ठीक, तो यहां पे इन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। फिर उन्होंने बोला है इट ऑल्टर, सेकंड ऑप्शन में ऑल्टर, गलत। इट चेंजेस डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन। नो, डेल्टा जी और डेल्टा एच चेंज नहीं होंगे, स्टेट फंक्शंस। सी ऑप्शन क्या है? फिर भी हम देख लेते हैं, बी तो आंसर आ गया। इट इज द सब्सटेंस दैट डज नॉट चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बिल्कुल सही, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हमारे पास क्या होता है, राइट हैंड साइड की कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट हैंड साइड। तो जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तो
तो इक्विलिब्रियम में ए और बी की कंसंट्रेशन ही चेंज होगी कैटलिस्ट यूज करने के बाद, जस्ट इक्विलिब्रियम जल्दी से अटेन होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना प्रोडक्ट बी का बनना था उतना ही बनेगा जितना पहले था इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, और जितना प्रोडक्ट में ए डिकम्पोज हो रहा था उतनी बाद में होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, विद और विदाउट यूजिंग द कैटलिस्ट नेवर ए और बी विल बी चेंज्ड। अगर ए और बी चेंज नहीं होंगे तो के इक्विलिब्रियम भी चेंज नहीं होगा। इट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कैटलिस्ट यूज करने पे वो पाथ को क्या कर देता है, चेंज। अगर आपके पास कैटलिस्ट की एक्टिवेटिंग पावर ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, अगर उसकी एक्टिवेटिंग पावर कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मींस कुछ ऐसे कैटलिस्ट भी होते हैं जिनसे रिएक्शन स्लो होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिनके कारण कैटलिस्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए उसको हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर कि भाई इसने कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दिया है। पहले तो खुद कैटलिस्ट ही रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, फिर कैटलिस्ट की पावर को बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रमोटर। ऐसे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनकी एक्टिविटी को कम कर दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल सोचिए मेरी स्पीड बहुत तेज है, अकेले भागते जा रहा हूं, अकेले भागते जा रहा हूं। मेरी वाइफ ने बोल दिया जी कहां जा रहे हो, मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूं। जी छोटू को साथ में ले जाइए। अब छोटू को, मेरे छोटे बेटे को अगर मैंने यहां पे बिठा लिया तो अब मेरी स्पीड पहले के कंपैरेटिवली कहां फास्ट होगी। तो जो काम मैं करने जा रहा था, जिस रिएक्शन को फास्ट करने जा रहा था, उसके लिए पहले तो मेरी खुद ही एक्टिविटी कम हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो बैठ गया है उसने मेरी एक्टिविटी को कम कर दिया। अब बढ़ेगी कैसे, सोचिए जी आपने एक बैग उठाया हुआ है, कहां इतनी दूर अकेले लेकर जाओगे। आप ऐसे करो गाड़ी में रख दो, कल मैं ले आऊंगी। तो देखिए बोझ कम हो गया, वहां पे मेरी रिएक्शन करने की जो पावर है वो इंक्रीज होगी। तो पहले केस में जो बेटा था वो उसने एज ए पॉइजन काम किया, लेकिन सेकंड केस में जो बैग मैंने उठाया था उसको साइड पे रख दिया। अब वहां पे मेरे पास सरफेस एरिया तो इंक्रीज है ही है, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज होने के बाद मेरी जो एक्टिव साइट्स थी वो ऑटोमेटिकली पहले से कंपैरेटिवली बढ़ चुकी है। तो जितनी एक्टिव साइट्स ज्यादा होती हैं कैटलिस्ट के पास, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होता है, जितना वो रफ सरफेस एरिया होता है, उसकी एक्टिवेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चों? सो नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन। वाओ, तो बच्चों मैंने असर्शन रीजन के लिए बोला है, जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे हर एक असर्शन रीजन के कंसेप्ट्स में आप थोड़ा पीछे चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप पीछे जाएं। तो आराम से देखिए, पहले तो वीडियो को पॉज कर लिया करो थोड़े टाइम के लिए, फिर देखो कि ये असर्शन रीजन आप कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। ठीक, तो देखिए ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल। ये बिल्कुल सही कह रहा है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी। क्यों हो सकता है? क्या ये इसने रीजन में बोला है? वी कैन नॉट डिटरमिन ऑर्डर फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सही तो बोल रहा है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वहां से हम ऑन द बेसिस ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन इस लाइन से ये तो नहीं डिफाइन हो रहा, ये तो नहीं क्लियर हो रहा कि ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जीरो और फ्रैक्शनल हो गया। तो जीरो और फ्रैक्शनल कब होगा, कैसे होगा, ये स्टेटमेंट नंबर 2 से हमें मालूम नहीं चल रहा है। सो दैट्स व्हाई ए ट्रू आर also true, but R is not correct explanation of A. Clear? Next one. अब next में एक बार आप गौर फरमाइए, देखिए कि A सही है। अगर A सही है तो क्या R सही है? अगर दोनों सही है तो क्या R A की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? देखो बच्चों, वीडियो को पॉज करो। देखो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी मीन्स डेल्टा H रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऑब्वियसली क्योंकि डेल्टा H क्या है बच्चों, स्टेट फंक्शन, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड करेगा, और कैटलिस्ट यूज करने के बाद इनिशियल और फाइनल स्टेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
रीजन, कैटालिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन फॉर्म डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। भाई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो बनाता है। अगर ए और बी दोनों आपस में रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं और उस केस में एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, तो उसको कम करने के लिए हम सी एज ए कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं। जब वो सी एज ए कैटालिस्ट यूज होगा तो वो सी ए और बी के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल बनाएगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, बट डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम। तो बिल्कुल इसने एक्सप्लेन किया है। इसने बट के बाद जो चीज एक्सप्लेन की है वो स्टेटमेंट नंबर 1 को ही तो डिफाइन कर रही है, क्योंकि डेल्टा एच अपने आप में क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टडी किया था कि डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी, ऑल दीज आर द टर्म्स ऑफ एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो डेल्टा एच फर्दर किसके बराबर होगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बिना कैटालिस्ट के और कैटालिस्ट के साथ ना तो H1 चेंज होगा और ना ही उस केस में H2 चेंज होगा। सो दैट्स व्हाई डेल्टा H रिमेन कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई बच्चों A एंड R ट्रू, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्लियर? बिल्कुल। वाह, ग्राफ, डायग्राम, आई लव डायग्राम्स, आई लव फिगर, ये वाली। देखिए बच्चों, कंसीडर फिगर, ये फिगर कंसीडर कर लेते हैं, फिगू, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। पहले तो हम इस फिगर को ध्यान से देखते हैं। ये रेक्टेंट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, रेड कलर, आई लव ऑल्सो। अब इस केस में यहां से लेकर यहां तक हमें एनर्जी दी हुई है E1 प्लस E2। मीन्स अगर मैं रेक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूं तो मुझे टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, E1 प्लस E2। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट से रेक्टेंट में कन्वर्ट होना है बच्चों, आपने ही होना है, तो उस केस में हमें टोटल एनर्जी कितनी चाहिए, ओनली E1। सो जो यहां पे रेक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा है, विच मींस फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगा, स्लो। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस स्लो, विच मींस रेक्टेंट्स क्या है यहां पे, मोर स्टेबल, और प्रोडक्ट क्या है बच्चों, लेस स्टेबल। तो अगर आपने मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जाना है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो होगा नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई इस केस में जो डेल्टा एच होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मींस दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब स्टेटमेंट्स पे आओ, काफी चीजों को आपने इसमें जाना है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रेक्टेंट, लो जी, ये तो ए ऑप्शन ही सही बन गई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इन्होंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या होगी, E1 प्लस E2, एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रेक्टेंट। ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चों प्रोडक्ट की साइड पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रेक्टेंट साइड पे एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो रेक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे जाना मुश्किल होगा। फॉरवर्ड प्रोसेस क्या होगा, स्लो, लेकिन प्रोडक्ट से रेक्टेंट की तरफ आना आसान होगा, हम जल्दी से आ सकते हैं, मींस बैकवर्ड प्रोसेस क्या होगा, फास्ट। सो ए इज द राइट आंसर। बी में क्या लिखा हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस वन, बिल्कुल सही है, बट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, गलत हो गया बेटा। फिर उसके बाद सी में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इज, बिल्कुल गलत। फॉरवर्ड की E1 प्लस E2 है, लेकिन बैकवर्ड की ओनली E1 है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1, बिल्कुल सही, बट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, गलत हो गया। सो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। सो द आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, असर्शन रीजन 2023, वाह, उस तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, मेरे पीछे था। नीट
2023 लेटेस्ट क्वेश्चन। आंखें बड़ी कर लीजिए, खोल कर कीजिए, दिमाग को ओपन कीजिए, अनबॉक्स योर पोटेंशियल और देखिए क्या ये असर्शन रीजन आप कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करता हूं आपके साथ। ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अब सोचो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए क्या हमेशा आपको इतनी चाहिए या इतनी चाहिए या फिर इतनी चाहिए? वो तो चेंज होती रहेगी बेटा। दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि रिएक्टेंट कैसा है। अब सोचिए, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी मींस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने में हेल्प करेगी। क्योंकि मैंने बोला था बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कुछ रिएक्शंस रूम टेम्परेचर पे हो जाए तो क्या उसमें आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी? नो। क्या सभी रिएक्शंस रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे होती हैं? नो। कुछ ऐसी भी होती है जो बिलो टेम्परेचर पे होती है, जिसमें टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन फास्ट हो सकती है। विच मीन्स इसने बिल्कुल सही कहा है, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा क्या होगी? जीरो। तो ये तो स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? सही। मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टेटमेंट 2 में उसने जस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कब होगी, कैसे होगी, इसको नहीं बता रहा, इसको वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। मीन स्टेटमेंट 1 को वो स्टेटमेंट 2 की हेल्प से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। सो दैट्स वाई बच्चों ए एंड आर इज ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप चेक कीजिए आपका सही था। ग्रेट, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वन, ये क्या हो रहा है? नीट पे नीट, नीट पे नीट, मेडिकल एग्जाम, प्री मेडिकल एग्जाम। तो चेक कीजिए अब ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। फॉर द रिएक्शन रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ए इट्स सेकंड ऑर्डर एंड विद रिस्पेक्ट टू बी इट्स फर्स्ट ऑर्डर व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज ट्रिपल्ड। मींस अगर इसको हम मानकर चले स्मॉल ए, बी को स्मॉल बी, ये क्या हो रहा है? ट्रिपल। सो 3a की पावर 2 कीपिंग बी कांस्टेंट, बी को चेंज नहीं कर रहा है। सो के 3 की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 1, तो ये फाइनली किसके बराबर आएगा? r के बराबर। सो 9 इंटू आर मीन्स जो नया रेट है बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए, जब वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल, तो उस केस में न्यू रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स। तो चेक कीजिए, इनिशियल रेट वुड बी increases by factor of 6, no, increases by factor of 9. Yes. So nothing difference, एक पॉइंट का डिफरेंस नहीं है बोर्ड लेवल और नीट लेवल में। हमने ये लेवल खुद जनरेट किए हैं। नो, एनसीईआरटी पे फोकस, लाइन टू लाइन, कंसेप्ट क्लियरेंस, सामने क्वेश्चन देखिए, ये मत देखिए कि वो किस में आया हुआ है। हम सोचते नीट में आया शायद बोर्ड से लेवल टफ होगा, नीट में नहीं, जी मेंस में आया अब तो मैं कर नहीं पाऊंगा, एडवांस में आया कि भाई ये तो क्वेश्चन मुझे मत दिखा, ऐसा नहीं है। एडवांस में 3 से 4 स्टेप्स होंगे, जी मेन में 2 से 3 स्टेप्स होंगे, नीट में 1 से 2 स्टेप्स होंगे और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आप डायरेक्टली कर सकते हैं। बस इतना सा फर्क है। क्लियर? बी मोटिवेटेड। नेक्स्ट वन, हाँ जी, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कितना प्यारा ग्राफ है, जूम जूम जूम। हाँ जी, पहले हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन पे जाना आप जा सकते हैं, लेकिन पहले हम ग्राफ की स्टडी करते हैं।
ठीक है। ए रेक्टेंट होगा बच्चों, बी प्रोडक्ट, जी मीन्स 2023, ठीक है। अब इसमें ए से बी में जाने के लिए अब चेक कीजिए, दो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। इंटरमीडिएट 1 आप इसको क्या ले सकते हो, ए स्टार, इंटरमीडिएट 2 बी स्टार, और ये जो ऊंचाई है दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, ठीक। ए से ए स्टार जाने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक, और ए स्टार से बी स्टार तक जाने के लिए ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी, और बी स्टार से फाइनली बी तक पहुंचने के लिए दिस वन। तो चेक कीजिए तीनों में ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी है, E2, और जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो स्टेप उतना ही क्या होगा बच्चों, स्लो, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑलवेज बी रे डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन दैट गोज फ्रॉम ए टू बी इन 3 स्टेप्स। तो 3 स्टेप्स में ये रिएक्शन हो रही है बच्चों, ठीक। चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स कितने बन रहे हैं चेक करो, दैट वन इज 2, तो 2 इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं अपने पास, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा बेटा, हाँ जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने बन रहे हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट इज नथिंग बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, 1 2 3, तो 3 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यहां तक तो तीनों ऑप्शन में सब सही है, बी सी डी, हाँ जी। रे डिटर्मिनिंग स्टेप, नाउ रे डिटर्मिनिंग स्टेप चेक करो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। अभी हमने डिस्कस किया है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी दैट विल बी द स्लोएस्ट स्टेप, एंड स्लोएस्ट स्टेप विल बी द रे डिटर्मिनिंग स्टेप। सो दैट्स व्हाई स्टेप 1 नोट द रे डिटर्मिनिंग स्टेप, स्टेप 3 नोट द रे डिटर्मिनिंग स्टेप, तो कौन सा होगा बेटा, स्टेप 2। दैट्स व्हाई ए ऑप्शन नहीं होगी, सी ऑप्शन नहीं होगी, डी ऑप्शन नहीं होगी, सो बी इज द राइट आंसर। बस इतनी सी बात है, ठीक। पैनिक नहीं होना एग्जाम्स में। नेक्स्ट वन देखिए, अब यहां पे अब हम स्टडी करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए बच्चों, थ्रू आउट द केमिकल किनेटिक्स अगर हम रेट ऑफ फ्रैक्शन की यूनिट्स की बात करें दैट विल नॉट बी चेंज्ड। वो क्या रहते हैं कि मोल पर लीटर पर टाइम, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम मिनट्स में भी हो सकता है एमसीक्यूज के अंदर, सेकंड्स में भी हो सकता है। अगर सेकंड्स में है तो रेट क्या फाइनली यूनिट्स क्या ले लोगे, मोल पर लीटर पर सेकंड ले लोगे, ठीक है। लेकिन क्या रेट कांस्टेंट के यूनिट्स यही रहेंगे, नो। रेट कांस्टेंट की स्टडी हमने कब स्टार्ट की, जब हमने रेट लो की स्टार्ट की। रेट लो के अंदर अपने पास रेट किसके बराबर था बेटा, के ए की पावर अल्फा, अल्फा इज द ऑर्डर, पॉइंट टू बी नोटेड। के की वैल्यू कभी भी मोल पर लीटर पर सेकंड हर एक रिएक्शन में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको रेट के साथ साथ ए की कंसंट्रेशन को चेक करना पड़ेगा और उसकी पावर को पहले चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी मैंने पावर चेंज कर दी तो यहां पे कंसंट्रेशन की पावर चेंज हो जाएगी। कंसंट्रेशन की पावर चेंज होने से ये पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जिससे आपके पास के यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो हम मानकर चलते हैं हियर कि K इज इक्वल टू रेट इंटू 1 अपॉन ए की पावर अल्फा। अब रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, मींस ए की डिवाइड बाय विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटू 1 अपॉन ए की पावर अल्फा, ठीक। तो ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, तो ऊपर हम लेंगे कंसंट्रेशन, नीचे हम लेंगे टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन की पावर अल्फा। इसको ऊपर लेकर जाएंगे बच्चों। सो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू टाइम की पावर -1। अब सोचो, अगर वहां पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हुआ
तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होंगे? जीरो ऑर्डर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए बच्चों अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है तो यहां पे जीरो पुट करेंगे। सो फाइनली के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 टाइम की पावर -1। कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या रहेंगे? मोल पर लीटर। टाइम के यूनिट्स सेकंड। तो फाइनली के यूनिट्स क्या आएंगे? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो जीरो ऑर्डर के केस में अपने पास यूनिट्स क्या आ रहे हैं? मोल पर लीटर पर सेकंड। तो क्या यही यूनिट्स अपने पास फर्स्ट ऑर्डर में आएंगे? चेक करते हैं। सो फाइनली के किसके बराबर था आपके पास? के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस अल्फा टाइम की पावर -1। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए अल्फा की वैल्यू 1। सो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 टाइम की पावर -1। 1 माइनस 1 0, कंसंट्रेशन की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो अकेले यहां पे यूनिट्स किसके आएंगे? फर्स्ट ऑर्डर के केस में टाइम रेज़्ड टू पावर -1 मींस सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं होगा रेट कांस्टेंट के लिए, उसमें सिर्फ यूनिट्स किसके आएंगे? टाइम के, दैट इज सेकंड इनवर्स। ऐसे ही हम अगर और आगे प्रोसीड करें बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर की जगह सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर के केस में अल्फा इज इक्वल टू 2। अब तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आपके पास एक फॉर्मूला आ चुका है कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस अल्फा टाइम इनवर्स। तो यहां पे कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। सो यहां पे -1 आएगा। सो मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के यूनिट्स की पावर -1 टाइम की पावर -1। सो फाइनली मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर है बच्चों? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेट कांस्टेंट के यूनिट्स, ठीक है, कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, बट इट डजंट मीन दैट कि रेट कांस्टेंट के यूनिट्स हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन वाले ही रहेंगे, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें रेट कांस्टेंट के यूनिट्स रेट ऑफ रिएक्शन वाले रहते हैं? दैट वन इज जीरो ऑर्डर, दिस वन। क्वेश्चन ऐसे आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो बीच में हमने डिस्कस किया। हाँ जी, तो आज की क्लास मस्त, वी फॉर विक्ट्री, आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल गई। इसका मीनिंग हम जीते हैं और जीतेंगे, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि जब भी हमने एक लक्ष्य को हासिल किया, उससे आगे वाले लक्ष्य के लिए और कड़ी मेहनत करनी है। ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। लिव टुगेदर, ग्रो टुगेदर, हैप्पी टुगेदर। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल किनेटिक्स के लिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। नमस्कार, जय हिंद।